मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का मीनिंग बताया था और अब मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ, थ्योरीज बताने जा रही हूँ। किसकी थ्योरीज? पनिशमेंट की थ्योरी। तो पहली थ्योरी जो मैंने ली है वो थ्योरी ली है डिटरेंट थ्योरी, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? डिटरेंट थ्योरी को प्रतिरोधात्मक सिद्धांत। कठोर अपराधी दंड अपराधी को पुनः अपराध ना करने की सीख देता है। ये थ्योरी कठोर दंड के फेवर में है कि जितना कठोर दंड होगा अपराधी को उतना डर लगेगा और वो दोबारा अपराध नहीं करेगा। तो ये क्या करता है? दोबारा अपराध ना करने की चेतावनी भी देता है। इसी के संदर्भ में आपको केस बताने जा रहे हैं। कर्नाटक राज्य बनाम कृष्ण अप्पा, 2000 में केस आया था। 8 वर्षीय बालिका के साथ रेप का हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने इस दंड को बहाल रखते हुए क्या कहा? इसे वार्निंग के रूप में लिया कि हमने जो आपने कठोर अपराध किया है उसके लिए दंड बिल्कुल उचित है और आपके लिए बिल्कुल इस दंड को हम कहीं भी चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितना ज़्यादा दंड दिया जाएगा उतना ज़्यादा समाज के लोग अपराध में क्या होंगे? करने से डरेंगे। ये थ्योरी हमें यही बताती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मध्य युग में इस तरह के दंड फेमस थे। क्या? खौलते हुए तेल में डाल दो, उबलते पानी में डाल दो, दीवार में जिंदा चुनवा दो। अगर कोई व्यक्ति झूठ बोले उसकी जीभ कटवा दो। अगर कोई चोरी करे तो उसके हाथों को कटवा दो। अगर कोई रेप करने की कोशिश कर रहा है तो उसके सेक्सुअल पार्ट्स को काट दिया जाए। वो इस तरीके के दंड के फेवर में इसलिए थे कि वो चाहते थे कि लोगों के मन में दै व्यापत हो, इतना दहशत हो कि हम अपराध करने से डरें और समाज के और लोग भी इससे सीखें कि वो अपराध नहीं करेंगे। तो आपने देखा कि मैंने आपको एक थ्योरी बताई और मैंने एक लाइन और बोलने जा रही हूँ जो लॉक ने भी कही। प्रत्येक अतिक्रमण या अपराध उस मात्रा तक और उतनी कठोरता से दंडित किया जाना चाहिए कि अपराधी को बुरा चयन करने के लिए पर्याप्त हो। मनु भी कह रहे हैं और लॉक भी आपके कह रहे हैं कि इतना कठोर दंड हो कि सामने वाला व्यक्ति की रूह कांप जाए और वो दोबारा अपराध करने के बारे में ना सोचे और समाज के अन्य व्यक्ति भी इससे सीख ले कि वो अपराध को नहीं भी करेंगे। और मनु ने भी क्या किया? इस दंड को कहा न्यायपरता का एक स्रोत माना। और इसमें आप केस पढ़ाएंगे स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस बाबूलाल का केस। अब आपको मैं बताने जा रही हूँ, मैंने केस डिस्कस किया था बाबूलाल का। उसमें वहाँ पर कहा गया कि अगर किसी महिला के साथ कोई व्यक्ति बलात्कार कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति के साथ सहानुभूति नहीं रखी जाएगी। न्यायमूर्ति सी के ठक्कर जी के शब्दों में, वंस ए पर्सन इज कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस ऑफ रेप ही शुड बी ट्रीटेड विद हैवी हैंड। अगर साबित हो जाता है कि उस व्यक्ति ने अपराध किया है तो उसको भारी हाथों के साथ उसको ट्रीट करना चाहिए। इसका मतलब होता है उसके साथ कोई भी नरमी नहीं रखनी चाहिए। तो अब मैं आपको दूसरी थ्योरी बताने जा रहे हैं, रिट्रीब्यूटिव थ्योरी, और इसको हिंदी में प्रतिकारात्मक सिद्धांत कहते हैं। अगर ये थ्योरी देखा जाए तो ये थ्योरी पूरी तरीके से अगर आप कहेंगे बदले लेने की भावना पर आधारित है। क्या बदला लेना? एज यू सो शैल यू रीप। जैसा तुम बोगे वैसा काटोगे। ए बैड पानी ऑलवेज कम बैक। एक खोटा सिक्का हमेशा वापस आ जाता है। तो ये थ्योरी आप देख रहे होंगे कि इस तरीके की बातें लिखी हुई है। द गॉड ऑफ जस्टिस वॉचेस ओवर अस, ही डिमांड रिट्रीब्यूशन। ये बाइबल में दिया हुआ है कि ईश्वर हमें देख रहा है और वो भी कहता है कि क्या करता है? प्रतिरोधात्मक प्रतिक्रियात्मक की डिमांड करता है। मोज़िक लॉ की बात करें तो मोज़िक लॉ में बिल्कुल सही कहा गया है। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है आप सुनेंगे। हाथ के बदले हाथ, पैर के बदले पैर, आँख के बदले आँख, दांत के बदले दांत। इसका मतलब जो व्यक्ति ने आपका नुकसान किया है उसको वही सेम नुकसान करना चाहिए। इतना बदले लेने की भावना पर यह थ्योरी आधारित है। अगर आप कांट की अब बात करें, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, वो समर्थन करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपके घर में चोरी कर रहा है तो आप भी उसके घर में जाकर चोरी करोगे। ये इस तरीके से बदला लेने की बातें कर रहे हैं। अब न्यायाधीश होम्स ने भी इस मत का समर्थन किया। कौन कौन से जूरिस्ट हैं जो इस थ्योरी को सपोर्ट कर रहे हैं आप देखेंगे। जस्टिस होम्स, एरिस्टोटल, स्टीफन, ब्रेडले। और ब्रेडले ने क्या कहा कि जिस प्रकार मैरिज और लव में कनेक्शन होता है उसी प्रकार दंड विधि और प्रतिशोध में संबंध है। अगर कोई विवाह करता है तो वहाँ प्रेम का होना आवश्यक है। तो उसी तरीके से अगर कहीं पर पनिशमेंट दे रहे हैं तो वहाँ पर रिट्रीब्यूशन का होना ज़रूरी है। अब अगर आप बात करें प्लेटो और क्या कह रहे हैं, न्याय आत्मा की अच्छाई एवं स्वास्थ्य है। अगर किसी को जस्टिस मिलता है तो उसकी सोल खुश हो जाती है।
जबकि अन्याय बीमारी है, अन्याय करना एक बीमारी है और शर्मिंदगी है, और दंड इस बीमारी का इलाज है। जो व्यक्ति इस तरीके का अपराध करेगा वो दंडित किया जाएगा, क्योंकि इस बीमारी का इलाज केवल दंड है। और इसीलिए बहुत सारे जुरिस्टों ने इस थ्योरी को सपोर्ट किया, लेकिन कुछ जुरिस्टों ने इस थ्योरी की आलोचना की, जिनमें प्रमुख नाम मैं लेना चाहूँगी सामंड का। सामंड क्या कह रहे हैं कि प्रतिशोध को उपचार नहीं मानते हैं, कह रहे हैं कि बदले लेने को ही उपचार नहीं मानेंगे। अगर हम बदला लेंगे तो एक व्यक्ति किसी का हाथ काट रहा है, दूसरे व्यक्ति ने उसका हाथ काट दिया, तो बार बार अपराध बढ़ते रहेंगे। तो कहा कि अगर इस तरीके से थ्योरी बढ़ती रही, अगर लोग इसी तरीके से बदला लेते रहे, तो समाज में अपराध बढ़ते चले जाएंगे। तो ये सामंड क्या कर रहे हैं, इस थ्योरी की आलोचना कर रहे हैं। आप बुरे के साथ बुरा व्यवहार किया जाएगा। अब नेक्स्ट थ्योरी जो आपको पढ़ाएंगे वो एक्सपायटरी थ्योरी है। ये प्रायश्चित का सिद्धांत है। प्रायश्चित का मतलब कि जब कोई व्यक्ति क्या हो, काफ़ी समय तक कारावास में रह चुका हो, तो जूरिस्ट ये मानते हैं, विधिशास्त्री ये मानते हैं कि उसने अपराध का जो दंड है, जो अपराध किया था, उसका दंड को क्या कर लिया है, उस प्रायश्चित को कर लिया है। जितना उसको दंड मिलना चाहिए था उतना दंड मिल चुका है, और अब वो पूरी तरीके से शुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर अभियुक्त को दंडित करके कारागार में इसलिए रखना आवश्यक है कि उसे अपने किए पर पश्चाताप करने का अवसर मिले, कि हमने जिसने अपराध किया उसको दंड मिल गया, अब वो पश्चाताप कर रहा है, अब वो क्या हो गया, शुद्ध पूरी तरीके से हो चुका है, क्योंकि अब उसके मन में उसने स्वीकार कर लिया है कि उससे गलती हुई है, और अपने अपराध की, जो उसने अपराध घटित किया था, उसकी वो सज़ा भी भुगत चुका है। तो एक फार्मूला याद रख लेंगे, गिल्ट प्लस पनिशमेंट इज इक्वल टू इनोसेंट। इसका मतलब दोष सिद्ध को दंडित करने के परिणाम स्वरूप वह निर्दोष हो जाता है। एक बार वो अपना दंड भोग लेता है, दंड पूरा कर चुका है, तो पूरी तरीके से वो निर्दोष माना जाएगा। हीगल ने भी क्या किया, एक्सपायटरी थ्योरी का समर्थन किया है। और मनु तो कहते हैं कि अपराधों के दोषी मनुष्यों को अगर राजा दंड दे दे, कि जिसने अपराध किया है उस मनुष्यों को अगर राजा दंड दे दे, तो वो उसी तरीके से स्वर्ग में चला जाएगा जैसे कि सज्जन और सद्गुणी व्यक्ति स्वर्ग में जाते हैं। इसी पर आपको केस बताने जा रहे हैं, जावेद अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। एक 22 साल का नवयुवक, जिसे 2 वर्ष 9 महीने से वो फांसी की सज़ा का इंतज़ार कर रहा था, और रोज़ वो एक ही कामना करता था कि मुझे अगर जीवन मिल जाए तो मैं क्या करूँगा, मैं समाज की सेवा करूँगा। लगातार वो 2 वर्ष 9 महीने तक कारावास में प्रायश्चित कर रहा था। तो ऐसी व्यक्ति की मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया गया, क्योंकि उसका प्रायश्चित पूरा हो गया, उसको जेल से बाहर नहीं रखा गया, लेकिन उसने क्या किया, प्रायश्चित किया है। तो इसीलिए क्या किया गया, न्यायालय की तरफ से उसको बिल्कुल माफ़ कर दिया गया कि वो अब मृत्युदंड न देकर उसकी सज़ा को आजीवन कारावास में बदल रहे हैं। दूसरा, मधु मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पर भी 8 साल तक व्यक्ति रोज़ वेट कर रहा है कि मुझे फांसी हो, फांसी हो, और वो रोज़ कामना करता है कि हे ईश्वर, जो मैंने अपराध किया था मुझे माफ़ कर दो। तो ऐसे व्यक्ति के मृत्युदंड को आजीवन कारावास में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बदल दिया गया। पैटर्न ने भी इस सिद्धांत की आलोचना की और कहा कि ये नैतिक नियमों पर आधारित है, और नैतिकता के मूल्य वर्तमान समय में अब ज़्यादा उपयोगी नहीं रह गए। प्रिवेंटिव थ्योरी बता रहे हैं, निरोधात्मक सिद्धांत। फीवर बैच क्या कहते हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और होम्स, सामंड इसके समर्थक हैं। और कौन कौन समर्थक है याद रखेंगे, होम्स और सामंड के बाद जेम्स मिल और बेंथम। आप याद रखेंगे इनका नाम कि कौन कौन समर्थक हैं। अगर आपको याद नाम ना हो तो आप ऐसे याद करेंगे, पहले होम्स याद कर लेंगे, फिर सामंड, फिर बेंथम, फिर मिल, इसके सपोर्टर हैं। और कहते हैं कि अगर आप बात करते हैं कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, हेट सिन नॉट सिनर। तो जो व्यक्ति पाप कर चुका है और उसके बाद वो पश्चाताप कर चुका है, तो हम उससे अब घृणा नहीं करनी चाहिए। ये समर्थक क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर कैसे अपराध को रोका जाए। प्रिवेंटिव का मतलब क्या होता है, रोकना, स्टॉप। कैसे, 2 तरीके की चीज़ कर रहे हैं, मृत्युदंड और देश निकालना, कि हम किसी को कैपिटल पनिशमेंट ही दे दें, जब वो मर ही जाएगा तो अपराध दोबारा नहीं कर पाएगा, या उसको देश से बाहर निकाल दें, तो क्या होगा, अपराध दोबारा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो देश के बाहर ही रहेगा। अगर कोई व्यक्ति क्या करे, घूस ले, तो उसे नौकरी से निकाल दें। अगर कोई व्यक्ति दूसरे की संपत्ति को जब्त कर रहा है तो उसको उसकी संपत्ति वापस लेकर उस व्यक्ति को दे दी जाए। तो इस तरीके के अपराध को करें ताकि अपराध रुके, ताकि ऐसे लोगों को जब हम दंडित करेंगे तो अपराध की पुनरावृत्ति रुक जाएगी। 2 तरीके के दंडित की बात कर रहा है, कारावास और मृत्युदंड। कारावास भी 2 तरीके का होता है, एक साधारण कारावास और एक कठोर कारावास। दूसरा मृत्युदंड।
मृत्यु दंड के बारे में आईपीसी के आपको सेक्शंस का जिक्र करना चाहूँगी। आईपीसी में 121, 132, 194 है, 302, 305, 307, 396, 364 ए, जो बताते हैं कि अगर व्यक्ति ने इस तरीके का अपराध किया है जो इस सेक्शन में वर्णित है तो हम उसको मृत्युदंड दे सकते हैं। हमारे यहाँ आत्महत्या का प्रयास करना भी मृत्युदंड की कैटेगरी में आता है। अगर आपको याद हो तो स्टेट ऑफ बचान का केस में क्या हुआ था, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट मामलों में ही फांसी की सजा दी जाएगी। मतलब कोई क्या है, बिरले से बिरला मामला होगा तो ही हम फांसी की सज़ा देंगे, वरना हम अब क्या करेंगे, फांसी की सज़ा के आधार पे वैकल्पिक व्यवस्था पे आजीवन कारावास में उसको दे सकते हैं। आगे बताना चाहेंगे रिफॉर्मेटिव थ्योरी को, सुधारात्मक सिद्धांत। सुधार कैसे कर रहे हैं हम? सुधार कर रहे हैं कि अभी मैंने बताया, शुरुआत की थी, महात्मा गांधी का नाम इसलिए लिया था कि जब हम किसी भी चीज़ के बारे में, अपराध और दंड के बारे में सोचते हैं कि वो हमारे सबके आइडियल रहे हैं, तो उन्हीं की आइडियल लाइनों को दोबारा बोलूँगी कि कहते थे पाप। क्यों पाप? पाप क्या है? पाप होता क्या है? जब कोई हम ऐसा काम करें जो नियमों के विरुद्ध हो तो वो पाप के अंतर्गत आएगा, और पापी वो व्यक्ति है जो इस अपराध को कर रहा है। तो उसको भी सुधरने का एक मौका मिले। कैसे किसी को हम सुधारने का मौका दे सकते हैं कि वो एक तो अपराध कर रहा है फिर उसको सुधरने का मौका दें? तो यहाँ 2 तरीकों की बात की गई है। पहली चीज़ पैरोल। पैरोल का मतलब होता है कि जब हम सज़ा का 1/3 भाग जेल में काट चुके हों तो ऐसे व्यक्ति को सशर्त उन्मुक्ति दे दी जाती है, छोड़ दिया जाता है पैरोल पर कुछ शर्तों के साथ, और वो दोबारा फिर वापस बाद में आ जाता है। अगर वो शर्तों का उल्लंघन करेगा तो पैरोल को रद्द करके दोबारा उसे तुरंत जेल भेज दिया जाएगा। दूसरी चीज़ है परिवीक्षा। परिवीक्षा का मतलब होता है, यहाँ पर एक एक्ट भी आया था, द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958। तो परिवीक्षा का क्या है? परिवीक्षा का लाभ कैसे देंगे? परिवीक्षा का लाभ देकर शर्त सहित या शर्त रहित कर रहकर हम उसे कंडीशन के साथ या विद कंडीशन के साथ, हम कहते हैं आप समाज में ही रहेंगे, हम आपको समाज में सुधरने का मौका दे रहे हैं। तो उसके लिए बाकायदा एक प्रोबेशन ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है जिसकी देखरेख में, निगरानी में वो क्या काम करता है, उस व्यक्ति को रखा जाता है जिसने अपराध किया था। तो यहाँ पर हम उसको सुधारने के मौके ढूंढते हैं कि 2 तरीके से उसको सुधार रहे हैं, पैरोल और प्रोबेशन। आपने थ्योरी ऑफ पनिशमेंट में सारी आपने पनिशमेंट्स की थ्योरी पढ़ाई गई, लेकिन जो महत्वपूर्ण ये है कि वर्तमान समय में कौन सी थ्योरी हमारे इम्प्लीमेंट हो रही है, तो हम उस थ्योरी का नाम लेंगे रिफॉर्मेटिव थ्योरी। हम चाहते हैं कि जो व्यक्ति अपराध किया है एक बार उसको सुधरने का मौका मिले, लेकिन जब फिर मैं कहूँगी रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट मामलों में किसी भी व्यक्ति को क्षमादान नहीं दिया जाता है। वो परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि कभी किसी व्यक्ति को क्षमादान दिया जा रहा है। मान लीजिए उदाहरण के लिए अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो एक व्यक्ति के साथ दूसरे व्यक्ति का जीवन जुड़ा होता है, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसी महिला को मृत्युदंड दिया नहीं जा सकता है। तो आपने दंड के सिद्धांत पढ़े। वर्तमान समय में हर जगह कौन सी थ्योरी को सपोर्ट किया जा रहा है? रिफॉर्मेटिव थ्योरी को सपोर्ट किया जा रहा है, जिसको सुधारात्मक सिद्धांत कहते हैं। अब मैं आपको कहना चाहूँगी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स को लिख सकते हैं। अगर आपको मेरी बातें समझ में आती हों, पसंद आती हों, और तो फिर आप मेरे चैनल को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, और दीप से दीप जलाते चलो, ज्ञान की ज्योति ज्ञान से चलाते चलो। मेरे चैनल को आप शेयर करते रहिए। थैंक यू।